नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल विज्ञान कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि पिछले क्लास तक हमने कौन सी चीज़ों की पढ़ाई कर ली थी। हमने शुरू किया था किनेमैटिक्स, जिसका लेक्चर 1 हमने दिया था और उसके बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश की थी, जहाँ पे पहले ही हमने पढ़ा था द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। सर, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स क्या कहता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन, यानी कि एक ऐसे ब्रांच है सर फिजिक्स का जो मोशन के साथ डील करता है। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली सर मैकेनिक्स के दो भाग होते हैं, हालांकि एक तीसरे भाग के बारे में भी मैं बताया था जिसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स के दो भाग होते हैं सर, जिनको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स और एक को हम कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब क्या है सर? डायना मतलब होता है पावर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसको मोशन में आने का पावर कैसे मिलता है सर? अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हमें सभी उत्तर डायनामिक्स देता है। यानी कि जब हम मोशन को स्टडी करते हैं विद इट्स रीजन, तब हम जिस फेज ऑफ फिजिक्स को पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। सर, व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स में वी ओनली स्टडी मोशन। काइनेमैटिक्स में वी ओनली स्टडी मोशन, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है उसके स्पीड को पढ़ेंगे, उसके वेलोसिटी को पढ़ेंगे, उसके एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, पर कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है सर। यानी कि काइनेमैटिक्स इज अ स्टडी ऑफ फिजिक्स और इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वेयर मोशन इज स्टडीड, बट व्हाई दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट इज नॉट एट ऑल डिस्कस्ड। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। यानी कि काइनेमैटिक्स मतलब मोशन विदाउट रीजन। इसके बाद हमने जो पढ़ा था दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट सर। पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल हम किसको कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल हम किसे कहेंगे सर? एन ऑब्जेक्ट विदाउट एन एक्सटेंट, विदाउट एन एक्सटेंट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो विस्तार नहीं होता, जिसका एक ऑब्जेक्ट जो कि अपने वॉल्यूम को विस्तार नहीं करता सर, अपने साइज को विस्तार नहीं करता, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटेंट। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। हालांकि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक अच्छा वाला डेफिनेशन हमारे पास और है सर। क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है सर, और ये कवर्ड डिस्टेंस इफ इट इज ऑल ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन हम कह सकते हैं सर कि ये जो ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम क्या कह सकते हैं सर? ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है सर। आशा करते हैं कि ये डिस्कशंस जो हमने किया था वो आप लोग समझ पाए हो। इसके बाद हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक ऑब्जेक्ट कैसे अपना पोजीशन चेंज करता है, और पोजीशन चेंज अगर करता है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करता है, तब उसके स्टेट ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा है सर। हमने ये पढ़ा था अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम पास होने के साथ साथ अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है तो मैं कहूंगा दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन सर। और हमने ये भी पढ़ा था अगर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन एज द टाइम पासेस, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमें लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हालांकि ये हो सकता है कि किसी और के नज़रिए से या किसी और फ्रेम से अगर हम इसको देखें तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो ही ना। ये हम ये भी बात कह सकते हैं कि सर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देखूं जिसका टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है सर, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बट दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि कहीं कोई दूर से और इसको देख रहा है, जैसे कि मैंने कहा था कि मान लो चांद पे बैठ के कोई हमारे पृथ्वी को देख रहा है तो वो देखेगा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर सिर्फ यही नहीं, चारों ओर घूम रहा है, सिर्फ यही नहीं सर, पृथ्वी अपने एक्सिस में भी सर घूम रहा है। यानी कि पृथ्वी में रहने वाले हर एक चीज़ पृथ्वी के साथ साथ सूरज को चक्कर लगा रहे हैं सर। यानी कि पृथ्वी में रहने वाला कोई भी चीज़ अभी तक रेस्ट में नहीं है। तो रेस्ट या मोशन, कोई भी स्टेट ऑफ मोशन हो सर, वो हर वक्त रिलेटिव होता है सर, वो हर वक्त रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। आशा करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, वो जो हमने अभी तक रिकैप किया, इसको आप लोग समझ पाए और ध्यान से मेरा पहला वीडियो देखे हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों आ गया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम कहेंगे रेफरेंस फ्रेम। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसको हम कहेंगे रेफरेंस फ्रेम, और रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं सर हम इसको, कि सर रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम हम किसको कहेंगे? रेफरेंस फ्रेम
defined as a space with respect to the state of motion of any object is studied। यानी कि सर रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है कि जिसके रिस्पेक्ट पे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है सर, रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, क्या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है या वो टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर जगह पे स्थिर है, इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाए, अगर मैं कहूं कि एक बस जा रही थी कहीं घूमने बहुत सारे लोगों को लेके, मेरे ड्राइंग पे मत जाइए, ये काफी खराब है। एक बस काफी सारे लोगों को लेके एक ट्रिप पे जा रही थी। अचानक से उसमें कई डकैतों ने एंट्री ले लिया, चोरों ने एंट्री ले लिया और एंट्री लेके जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सर, उनको कहा हैंड्स अप, कि हैंड्स अप, नाउ यू आर इन आवर कैप्टिविटी, यू विल डू व्हाटएवर यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। सो सब लोग ऐसे हाथ उठा के खड़े हो गए एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग स्टिल, दे आर नॉट मूविंग। But everyone is standing still, they are not moving with respect to those dacoits। यानी कि जब dacoits ने आके कहा hands up and stand still, तब सभी लोग हाथ उठा के ऐसे खड़े हो गए सर। सभी लोग जब हाथ उठा के ऐसे खड़े हो गए तो with respect to those dacoits, जो पैसेंजर्स थे सर बस के, they are not moving with respect to time, that means they are at rest। यानी कि मैं फिर से इस एग्जांपल को बताता हूं। मान लीजिए कि कोई बस एक ट्रिप पे जा रही होती है और अचानक से कोई एक डकैत दल का नेता अपने साथियों को लेके उस बस पे चढ़ जाता है सर, उसको रोक के कहीं ना कहीं से, और उस बस में चढ़ जाने के बाद वो बोलता है हैंड्स अप एंड स्टैंड स्टिल। तो वहां बैठे हुए सभी लोग बंदूक देख के डर जाते हैं सर और हाथ उठा के स्टैंड स्टिल खड़े रहते हैं सर। ऐसे ही वो स्टैंड स्टिल होके रहते हैं। वो दे आर स्टैंडिंग स्टिल विद रिस्पेक्ट टू दोस डकॉयट्स, यानी कि उन डकॉयट्स के रिस्पेक्ट पे सर ये पैसेंजर जो है खड़े हुए होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे होते हैं। पर अगर हम इस रास्ते के रिस्पेक्ट पे देखें सर, if we see this entire phenomena with respect to that road, then we will observe that that entire bus along with the passengers and the dacoits, it is moving। The entire bus along with the passengers and the dacoits with respect to the road, they are moving। But inside the bus scenario तो कुछ अलग है सर। Inside the bus with respect to the dacoits, जब उन्होंने कह दिया कि stand still and your hand should be up, तो सब लोग हाथ उठा के ऐसे खड़े हो गए और dacoits के मुताबिक सब लोग रेस्ट पे है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। With respect to dacoits सभी पैसेंजर्स स्थिर हैं सर। पर with respect to that road अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर रोड के रिस्पेक्ट पे देखें तो that bus along with the passengers and dacoits, it is moving, it is not at all standing still। तो सिर्फ पैसेंजर स्टैंडिंग, सर हमने कहा था कि पैसेंजर क्या होगा, स्थिर अवस्था में खड़े रहेंगे, पर वो डेकॉयट के रिस्पेक्ट पे स्थिर है सर। पर रोड के रिस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो पैसेंजर्स और डेकॉयट्स दोनों ही बस के साथ साथ मूव कर रहे हैं। क्या हम इसे समझ पाए हैं? मतलब सर वही पुराना वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आप लोगों को, क्या कि ये जो सर रेस्ट और मोशन है दैट इज ऑलवेज रिलेटिव सर। दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हमें देखना है, अगर मैं कहूँ कि ये बस मोशन में है सर, इस बस मोशन में है, तो मुझको बोलना पड़ेगा कि आसपास के सभी चीज़ों के रिस्पेक्ट पे सभी चीज़ें स्थिर हैं और ये बस मोशन में है सर। या तो मुझको कहना पड़ेगा कि बस इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रोड, या दैट बस इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मी। यानी कि किसी भी चीज़ की स्थिर अवस्था या फिर गतिशील अवस्था को वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सर किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है, किसी ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ती है, एक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जिस पॉइंट से एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर रेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर कोई ऑब्जर्वर हो ही ना,
धीरे धीरे मैं इन सारी स्थिर चीज़ों को यहाँ से मिटा दूँ तो मुझको नहीं दिखेगा सर कि बस मूव कर रहा है। क्या हम ये समझ पाए हैं कि नहीं? अगर मैं सोच लूँ इसके नीचे एक रास्ता है तो मैं ये देख सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू दैट रोड दैट बस इज मूविंग। अगर मैं दूर से देख रहा हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू मी दैट बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। पर अगर कोई ऑब्जर्वर हो ही ना उसके रिस्पेक्ट पे हम कह ही नहीं सकते। अगर कोई ऑब्जर्वर है ही नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है उसके लिए ज़रूरत है किसकी? सर एक तीसरे व्यक्ति की, एक ऑब्जर्वर की, एक तीसरे पॉइंट की जहाँ से हम उसके गतिशील अवस्था को, उसके स्थिर अवस्था को जज कर सके, डिनोट कर सके। ऐसे एक पॉइंट को हम क्या कहते हैं सर? रेफरेंस फ्रेम या फिर रेफरेंस पॉइंट। आशा करते हैं कि मैं इस पॉइंट को आपको समझा पाया हूँ। चलिए हम ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली रेफरेंस फ्रेम जब हम कोई ड्रॉ करते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में हम तीनों एक्सिस को रेफरेंस मान लेते हैं सर। एक एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस। और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि यही तीन रेफरेंस फ्रेम आगे जाके हम लोग देखेंगे कि यही जो रेफरेंस फ्रेम है सर, 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम, इसके रिस्पेक्ट पे ही किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या फिर किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट अवस्था को जज किया गया है। जैसे कि मैं कहूँ अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो उसके लिए एक x का वैल्यू होगा x1 मान लेते हैं, y का वैल्यू होगा y1 और z का वैल्यू होगा z1। मान लीजिए कुछ देर बाद यहां पे मैंने एक क्लॉक सेट किया, यहां पर मैंने एक क्लॉक सेट किया सर, क्लॉक। कुछ देर बाद अगर मैं देखूं कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है सर, हो के x का वैल्यू होगा x2, y का वैल्यू होगा y2, z का वैल्यू होगा z2। यानी कि जिस कोऑर्डिनेट से, जिस पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट से मैंने पहले x का पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन जज किया था सर विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, अभी मैंने देखा कि कुछ समय बाद, समय के पास होने के साथ साथ इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है सर। इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो गया है। यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट पहले x एक्सिस के रिस्पेक्ट पे था x1, अभी x एक्सिस के रिस्पेक्ट पे हो गया x2। विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इट वाज y1, नाउ इट हैज बिकम y2। विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस इट वाज z1 earlier, but as the time passed with respect to z axis it has become, the value has become z2, where x1 is different than x2, y1 is different than y2, z1 is different than z2, they are not equal to each other। ऐसा अगर कंडीशन हो सर तो हम कहेंगे कि ये जो 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है सर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने पहले कहा कि यहाँ x का जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू x, y का जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू y, z का जो वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू z, दे आर दी पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स सर, दे आर दी पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स। यानी कि x का एक पर्टिकुलर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x इसका पोजीशन बताएगा सर, y का एक पर्टिकुलर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y इसका पोजीशन बताएगा सर, z का एक पर्टिकुलर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू z इसका पोजीशन बताएगा। अभी ध्यान से सुनिए, कुछ टाइम बाद अगर मैंने देखा कि इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में चेंज आई, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x पहले उसका पोजीशन जहां था, विद रिस्पेक्ट टू x अभी उसका पोजीशन चेंज हो गया है सर। विद रिस्पेक्ट टू y उसका पोजीशन पहले जहां था, विद रिस्पेक्ट टू y अभी उसी का पोजीशन चेंज हो गया है सर। विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस उसका पोजीशन पहले जहां पे था, विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस अभी उसका पोजीशन चेंज हो गया है सर। यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस पे उसके पोजीशन डिनोट करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स थे उन सभी के सभी पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स का चेंज हो गया सर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल ने अपना पोजीशन ही बदल लिया सर। नाउ न्यू सेट्स ऑफ पोजीशन डिनोटिंग कोऑर्डिनेट्स, न्यू सेट्स ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम x axis, from y axis, from z axis are required in order to describe the position or the new position of that object। Am I clear? तो आशा करते हैं कि ये रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और आगे चल के ये रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट हमको पूरा का पूरा मोशन समझाने वाला है। The motion will come under your fingertips or come at your fingertips if you master the reference frame sir। अगर हम रेफरेंस फ्रेम को मास्टर कर पाए, उसको चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखें तो हम मोशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी बात के साथ आज के वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगले दिन हम मिलेंगे स्पीड और वेलोसिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा, ऑब्वियसली कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।